Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस के अंदर दोनों सीरीज़ का हमारा एक क्वेश्चन है। उसके अंदर आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये लिखते कैसे हैं, फाइल कहाँ पर करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, दावा बराए तकसीम जायदाद। किसी भी जायदाद को तकसीम कैसे करवाया जा सकता है। दो बहन भाइयों की जायदाद है, दो भाइयों की जायदाद है, दो दोस्तों की जायदाद है, दो बिजनेस पार्टनर्स की जायदाद है। जायदाद प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल। एक बंदा उसके ऊपर काबिज है, दूसरा बंदा लेना चाह रहा है लेकिन वो पहले वाला बंदा उसको दे नहीं रहा। तो कोई भी शख्स अपनी प्रॉपर्टी को अलग करवा सकता है, अपना हिस्सा अलग करवा सकता है, अपनी जायदाद को अलग करवा सकता है। एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, मोस्टली इसके ऊपर फ़ोन कॉल्स तो बहुत आती थी। एक सोसाइटी का हमारी कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर ही चलती थी और बहुत से लोग इसी कन्फ्यूजन में भी रहते थे कि क्या अगर कोई शख्स काबिज है तो उससे प्रॉपर्टी रिकवर करवाई जा सकती है, या फिर दो तरह की प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी वैल्यूएबल है, महंगी है, उसके ऊपर बड़ा भाई या एक कोई भाई उसके ऊपर काबिज है या कोई दोस्त काबिज है, और दूसरी कम वैल्यू की प्रॉपर्टी है, वो ओपन पड़ी है, वो आपको दे रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और क्या बहन यही दावा पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का फाइल कर सकती है या नहीं कर सकती, इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दावा लिखते कैसे हैं, किस कोर्ट में फाइल करते हैं, इसकी आर्गुमेंटेशन क्या होगी। तमाम चीज़ें कंप्रीहेंसिवली और डिटेल डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, दावा जायदाद तकसीम मुश्तरका या गैर मुश्तरका। ऐसी प्रॉपर्टी जो मुश्तरका है या गैर मुश्तरका है उसको तकसीम करवाने का दावा, सूट। मेरे पास जो केस है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये एक औरत का केस है, एक वुमेन का केस है। मेरे पास एक वुमेन का केस आया, उसने अपने भाई से अपनी जायदाद को अलग करना था। लिहाजा मैं आपको उसी सेंस के अंदर, मतलब जो एक बहन की तरफ से भाई के ख़िलाफ़ जो दावा मैंने फ़ाइल किया था उसी की फेवर के अंदर, उसी वर्डिंग के अंदर बताऊँगा। आप वहाँ पर अगर भाई के साथ करना है, भाई ने अगर किसी भी सेंस के अंदर प्रॉपर्टी मुश्तरका है या गैर मुश्तरका है, प्रॉपर्टी के ऊपर काबज़ कोई और है, चाहे आप बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, तो किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एम्बिग्विटी की सूरत में कि प्रॉपर्टी आपकी तकसीम तो होगी लेकिन आप उस तकसीम पर राज़ी नहीं है। अक्सर होता है कि 2-3 भाई आपस में जब प्रॉपर्टी तकसीम करते हैं तो एक की तरफ ज़्यादा चलेगी, दूसरी की तरफ कम चलेगी, या एक की तरफ कोई ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी चलेगी, दूसरी की तरफ वैल्यूएबल नहीं है जो उसको मिल गई। तो ऐसी सूरत में भी आप प्रॉपर्टी की रीपार्टीशन का दावा फाइल कर सकते हो, यानी कि जो पहले जो पार्टीशन हुई वो एक फैमिली की हद तक घर में हुई और बाद में आप उसका अलग से पार्टीशन कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपने वही इंडेक्स बॉक्स लेना है, आपने फाइल कवर लेना है जो आपको कोर्ट से मिल जाएगा 3-4-5 रुपये का। उसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो इसके दावे की वर्डिंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बादाला जनाब सीनियर सिविल जज साहब, प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से बादाला जनाब सीनियर सिविल जज साहब लाहौर, अलिफ मदैया। चूँकि मेरे पास ये एक औरत की तरफ से केस आया था तो मैंने उसके नाम से लिखा अलिफ मदैया प्लेंटिफ बनाम बी जो मुद्दा अले है, जो उसका भाई है। ये केस था, बहन ने भाई से अपनी प्रॉपर्टी मांगी लेकिन भाई ने इनकार कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, आपको जहेज़ दे दिया वगैरह वगैरह। तो देन बहन ने कुछ अरसे के बाद भाई के ख़िलाफ़ इस दावे को फ़ाइल करके अपना जो इस्लामी हक़ है, अपना जो शरई हक़ है, वो कोर्ट से हासिल किया। कोर्ट से रजू करके उसको, बहन को उसका हक़ कोर्ट ने दिलाया। तो चूँकि प्रॉपर्टी के ऊपर बहन भाई सभी इस्लामिक तौर के ऊपर शरई हक़ रखते हैं, उनका एक मखसूस हक़ है, उस हक़ को किसी भी शख्स को उसके हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। आप बहन को जहेज़ देते हो, गिफ्ट देते हो, तोहफ़े तोहफ़ देते हो, तो वो तमाम चीज़ें कोर्ट ने डिटरमाइन की हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर बारहा ये कहा है कि तोहफ़े जहेज़ जो हैं ये प्रॉपर्टी की मद में नहीं आते। तोहफ़े जहेज़ देने से किसी भी औरत को, बेटी को, बहन को उसकी जायदाद के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये एक्सक्यूज़ लेना कि हमने आपको जहेज़ दे दिया था, तोहफ़े दिए हैं वगैरह वगैरह, तो अब आपका जायदाद में हक़ नहीं है,
तो ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है लॉ ने। बहन अपने बाप की जायदाद में से अपना हिस्सा कभी भी रिकवर करवा सकती है। ज़्यादा डिले होगा तो उस केस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, प्रूफ करना, अगर प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है उसमें से रिकवरी करवाना, तो ये समथिंग डिफरेंट। खैर वो एक फर्दर है, उसके ऊपर हम अलग से केस लेक्चर अपलोड करेंगे, डिटेल लेक्चर कि अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए 10, 20, 30 साल बाद भाई प्रॉपर्टी सारी सेल कर दे, देन क्या प्रोसीजर होगा, कैसे रिकवरी करवाई जा सकती है। तो आज जो हमारे पास केस है, औरत की तरफ से हमने इस केस को फाइल किया, भाई से प्रॉपर्टी लेनी थी, अलीफ जो मदैया है बनाम बे जो बी है जो मुद्दा ले है। उसके बाद आपने वर्डिंग लिखनी है दावा तकसीम जायदाद मुश्तरका। जनाबे अली, जिस जैसा आपको आप जो है वो कर रहे हैं, जनाबे अली मुदैया हसब झैल अर्ज परदास है। ये कि मुदैया और मुद्दा ले दोनों हकीकी भाई हैं, एक बाप में से एक माँ में से, सोतेले भी नहीं। ये नहीं कि समटाइम ये होता है कि जी ये मेरे वालिद की दूसरी बाप जो बीवी है उसमें से थी और चूँकि इसका इस बाप की जायदाद के अंदर हक नहीं बनता वगैरह वगैरह, तो समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर ये ज़रूर लिखें कि ये हकीकी बहन भाई हैं, एक माँ से एक बाप से। ये लिखना ज़रूरी नहीं, हकीकी बहन भाई हैं, ये ज़रूर लिखें। सेकंड हेडिंग ये कि मदैया और मुद्दा ले के जो वालिद हैं वो फ़लाँ 1 साल पहले, आप वो डेट भी लिखें, यहाँ वाली डेट में ज़ाहिर नहीं कर सकता, 1 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं और तरके में काफ़ी जायदाद या मखसूस जायदाद छोड़ कर गए हैं। मखसूस जायदाद जो मंदरजा झैल हैं वो छोड़ कर गए हैं। नीचे एक मकान पुख्ता झैल मतलब कि बना हुआ है, उसके नीचे आपने लिखना है उसके मशरक मगरब शमाल जनूब, यानी कि मशरक में क्या है, मगरब में क्या है, शमाल और जनूब में। सेकंड सब हेडिंग के अंदर लिखना है एक मकान जो पुख्ता झैल है, एक और मकान है जो बना हुआ है, तमीर है, तमीर शुदा है, उसके भी आपने मशरिक मगरिब शमाल जनूब ये 4 लाइनों के अंदर अल्फाज लिखने और फिर इनके आगे लिखना है कि उस मकान के मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, शमाल में क्या है, जनूब में क्या है, घर है, मस्जिद है, स्कूल है, पार्क है, कुछ भी है तो उसका आप वहाँ पर जिक्र करेंगे। थर्ड हेडिंग ये कि मदैया और मुद्दा ले अपने बाप की जायदाद में से शरिया मुहम्मदी के मुताबिक हकदार हैं और उनको उनका हक दिया जाए। मदैया को भी उसका हक उसके भाई से दिलवाया जाए जिसके ऊपर उसका भाई काबिज़ है। और मकान का नक्शा हिज़ा लफ़ है, यानी कि सूट के साथ जो मकान का नक्शा है उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो लफ़ कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं। फोर्थ हेडिंग ये कि वालिद की जायदाद के बाद जो मुद्दा ले है यानी कि जो उसका भाई है उसने तमाम जायदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। मदैया चूँकि अपने ससुराल में अपने शोहर के पास थी, उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। 2 मकान थे, एक मकान के अंदर मुद्दा ले खुद रह रहा है और दूसरा मकान मुद्दा ले ने रहन कर दे। चूँकि आप इंतकाल तो कर नहीं सकते लेकिन रहन गिरवी दे देते हो आप किसी को, और गिरवी दिया जा सकता है क्योंकि जो मुश्तरका जायदाद में हिस्सेदार वो गिरवी कर देते हैं और ये मिलजुल का मामला तय हो जाते हैं। तो मुद्दा अलै ने दूसरे मकान को गिरवी कर दिया, गिरवी रखवा दिया, रहन कर दिया। जब मदैया को इस बात का इल्म हुआ तो वो मुद्दा अलै के पास गई और अपने हक को लेने के लिए इसरार किया, जिस पर मुद्दा अलै मुसलसल इनकारी है। और मदैया दोबारा से फिर गई अपनी वालदा के साथ या बाकी अज़ीज़-ओ-क़राब के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और दोबारा फिर मुद्दा अलै मदैया को अपनी बहन को जो कि हकीकी वारसान है बाप की जायदाद में से उसको उसका हक देने से मुसलसल इनकारी है। फिफ्थ हेडिंग ये कि मदैया ने मुद्दा अलै को नोटिस बमुराद तकसीम जायदाद भी भेजे लेकिन फिर भी मुद्दा अलै ने उसका कोई खातर ख्वाह ना जवाब दिया और ना ही तकसीम जायदाद करवाई। 6 हेडिंग ये कि मुद्दा अलै को बनाए दावा को कहते हैं, मैं पिछले लेक्चर्स के में भी बता चुका हूँ ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग में। बनाए दावा का मतलब है कि ये दावा बनाने की वजह क्यों पेश आई। बनाए दावा किस दिन वजह पेश आई, जिस दिन मदैया मुद्दा अलै के घर पहली बार गई थी अपनी जायदाद का। बनाए दावा उस दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से क्लैश स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है, जिस दिन से बहस व तकरार शुरू हुई है। तो लिहाजा बनाए दावा की आपने डेट वो लिखनी है जिस डेट से ये आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई। मदैया जिस दिन अपने भाई के घर में गई थी और उसने इनकार किया जायदाद देने से, उस दिन से बनाए दावा स्टार्ट होगा। तो लिहाजा बनाए दावा की आपने वही डेट लिखनी है जिस दिन मदैया घर के अंदर या मुद्दा ले आपकी जो भी पार्टी होगी वो अगले बंदे से अपनी डिमांड, अपना हक की डिमांड नहीं लिखी, जिस दिन गए वो डेट आपने वहाँ पर मेंशन करनी है। ये कि मुदैया को बनाए दावा फलां डेट को, जो डेट है वहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है, इस डेट को पैदा हुआ जिस दिन मुद्दा ले ने मकान रहन की हासिलशुदा रकम मदैया को उसके हक के तौर के ऊपर देने से इनकार किया। सानिया दूसरा बनाए दावा इस दिन पैदा हुआ जब मदैया को मुद्दा अलै ने तकसीम जायदाद से भी इनकार कर दिया। यानी कि अब मदैया यहाँ पर क्या डिमांड कर रही है, जो मकान रहन पर दिया गया है उसमें से जो पैसे आए हैं उसमें से भी हिस्सा दिया जाए और मकान की जो तकसीम है, जायदाद की जो तकसीम है उस तकसीम में से भी। यहाँ पर देखें ये सिर्फ वर्डिंग का कमाल होता है, आपके दावे की वर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक रिलीफ ले लेते हो कोर्ट से। अब अगर चाहते हैं यहाँ पर तो ये भी लिखते थे कि तकसीम जायदाद करें, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी कि जो बनाए दावा पहला किस दिन पेश आया, जिस दिन रहन की रकम लेने के लिए गई उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा किस दिन पेश आया, जिस दिन जायदाद की तकसीम के लिए गई और वो भी इनकार कर दिया।
तो यहाँ पर अब कोर्ट ने जो रहन प्रॉपर्टी की थी उसमें से भी हिस्सा दिलवाया, जो प्रॉपर्टी भाई को मिली थी पैसे की सूरत में, और जायदाद में से भी हिस्सा दिया। तो दोनों रेमेडीज, दोनों रेड्रेसल हुई उस औरत की। 7 हेडिंग, 7वीं हेडिंग ये कि जायदाद मज़कूरा लाहौर में वाक़या है और लाहौर की दीवानी अदालत को मुकदमे को सुनने का इख्तियार है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि औरत जहाँ पर रह रही है वहाँ पर भी वो केस फाइल कर सकती है। ये भी कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है। 8 हेडिंग, 8वीं हेडिंग ये कि मालियत दावा बगैर कोर्ट फीस 25,000 रुपये साथ में लफ है। ये मालियत दावा प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अंदरीन बाला हालात इस सदा है कि मुद्दइया के हक में और बरखिलाफ मुद्दा ले तकसीम जायदाद की डिग्री सादर फरमाई जाए। नीज़ मकान रहन शुदा रकम में से भी मुद्दइया को उसका जायज़ कानूनी और शरई जो हक है उसको दिलवाने के लिए भी हुक्म सादर फरमाया जाए। और इस कोर्ट के अंदर केस फाइल करने के लिए जो मुद्दइया का खर्चा हुआ है, चूँकि ये औरत है तो इसको इसका खर्चा भी भाई से दिलवाया जाए। देखें ये एक सेटल्ड केस है, यानी कि औरत का हक था लेकिन भाई ने नहीं दिया। अब जब औरत अपना वो हक जो डेफिनेटली बनता है भाई से लेने के लिए कोर्ट में जाएगी, तो जो औरत का कोर्ट के अंदर खर्चा होता है, अगर वकील साहब अपनी फीस को भी मेंशन कर दे, साथ में बाकी अखराजात को भी मेंशन कर दे, तो वो औरत को वो खर्चा भी दिलवा सकते जो वकील साहब ने फीस ली। और ऐसा दिलवाया है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली राइट था, ये कोई डिस्क्रिशनरी राइट नहीं था, डेफिनेटली राइट था। और डेफिनेटली राइट जब कोई शख्स नहीं देगा जानबूझ के, तो उसके अंदर तो आपको जो केस फाइल करने का खर्चा है वो भी कोर्ट दिलवाएगी। और ऐसा दिलवाया भी हमने, तो ऐसा दिलवाया भी। तो कोर्ट ने ना सिर्फ मकान जायदाद की तकसीम की बल्कि रहन शुदा मकान का जो इनकम आई थी वहाँ से जो पैसा आया था उसमें से भी हिस्सा दिलवाया और ख़र्चा भी भाई के ऊपर डाला कि जी चूँकि ये हक था और आपने नहीं दिया और ये कोर्ट में आई अपना हक लेने के लिए, तो लिहाजा जो खर्चा हुआ है वो भी आप पे करेंगे। उसके नीचे डेट अल अर्ज, फिर नाम दस्तखत मदइया, उसके नीचे नजरिया कौंसल या दस्तखत एडवोकेट मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस सो एंड सो। देन आपने साथ में एक हलफनामा लफ करना है, तस्दीक हल्फन, मैं हल्फन तस्दीक करती हूँ, अगर लड़का है या मर्द है तो करता हूँ कि जुमला दावा 1 था 5 मेरे बेहतरीन इलम और बकाया मुरातब जात मेरे बेहतरीन यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं। नीचे अल अबद, उसके नीचे मदइया का जो नाम है, अगर मदई है तो उसका नाम, मर्द है अगर औरत है तो मदइया का नाम, दस्तखत, और ये आपकी फाइलिंग कंप्लीट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, लाइक आईडी कार्ड की कॉपी, आपके वालिद की आईडी कार्ड की कॉपी, उसको आपने लफ करके कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देना। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ क्या क्या प्रूफ आप साथ लगा रहे हैं, एविडेंस आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, एविडेंस के तौर के ऊपर आप अपना जो बेफाम है या फैमिली नंबर है या आप यूनियन कौंसल से आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपने वालिद साहब का, उसको आप साथ में अटैच कर सकते हैं। जो कि अपने वालिद साहब की डेथ का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है तो उसको भी आप साथ में अटैच करें तो बेहतर है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने फेवर में लाना चाहते हैं आप उनको भी ला सकते हैं। जो विटनेस लाना चाहते हैं आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं कि ये विटनेस है, इनके ये नाम, ये आईडी कार्ड नंबर है। देन आपने इसको कोर्ट की दारी ब्रांच में सबमिट करवा देना है। कोर्ट दारी ब्रांच से ये सिविल जज साहब के पास चला जाएगा, वो इस केस को सुनेंगे और इंशाल्लाह ये केस आपके फेवर के अंदर इसका फैसला सुना जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।